आज की क्लास में मैं आपको न्यू चैप्टर एक्सप्लेन कर रही हूँ, दैट इज मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। कभी भी इस चैप्टर को अगर आपको पढ़ना हो या समझना हो तो इसको प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन के पहले नहीं पढ़ा जाता। इसको जब भी आपको समझना है, सीखना है, तो आपको कब पढ़ना पड़ता है? चैप्टर 5 जो पहले था और अब चैप्टर 4 हो चुका है, प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन जो है वो आपको पहले रीड करना पड़ता है। रीजन क्या है? ये चैप्टर है आपके पास मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस का मतलब आप जानते हैं, अब आप बहुत अच्छे से आपको पता है, ट्रांसफर ऑफ जीन्स और ट्रेट्स और कैरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। ठीक है। और दूसरी बात ये है कि प्रीवियस चैप्टर में आपने सीखा था कि इसके प्रिंसिपल्स क्या थे, कैसे चल रहा था, लेकिन जब तक सट्टन एंड बवेरी का क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस नहीं आया था, तब तक आपने नोटिस करा था, जब तक मेंडल का कॉन्सेप्ट चल रहा था, सिर्फ अलील फैक्टर इसकी बात करी जा रही थी। और फैक्टर मेंडल किसको बोल रहे थे? जीन को बोल रहे थे। फिर आया क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि पूरे फुल चैप्टर में क्रोमोसोम आपको हर जगह सुनने को मिला, सारी चीजें आपने समझी, बट जो मेन फैक्टर है दैट इज डीएनए, जो आपको यहाँ पे डीएनए नजर आ रहा है। ठीक है। इस डीएनए के बारे में कहीं कोई डिस्कशन नहीं करा गया। ठीक है। तो उसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि उसके लिए आपको यहाँ एक अलग चैप्टर प्रोवाइड कराया गया है, दैट इज मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस एंड डीएनए इज द जायंट मॉलिक्यूल इन द होल लिविंग सिस्टम। पूरे लिविंग सिस्टम में डीएनए को हम लोग क्या बोलते हैं कि ये जायंट मॉलिक्यूल है। ऑब्वियस है ही। आपने डेटा भी देख रखा है कि ह्यूमन जीनोम का जब आप सारे डीएनए का लेंथ देखेंगे तो कितना मिलेगा आपको? 2.2 मीटर। बहुत बड़ा डेटा है, छोटा नहीं। ठीक है। तो यहाँ पे इसके बारे में जब हम लोग बात करते हैं डीएनए के बारे में, तो इसकी एनालिसिस करनी है आपको। यहाँ पे ऑब्जर्वेशन नहीं बोल रही, मैंने हमेशा हर चैप्टर में आपको बताया है व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन एनालिसिस एंड ऑब्जर्वेशन। अगर ऑब्जर्वेशन ऊपर से आपको जैसा दिख रहा है हमने लिख दिया, दैट इज ऑब्जर्वेशन। लेकिन जब एनालिसिस की बारी आती है तो आपको इसमें सारी चीजों पड़ेगी, इसके कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूएंट्स है, फिर मैं आपको पढ़ाऊंगी। इसके पास क्या है? नाइट्रोजनस बेसिस है, और क्या है? शुगर है, और क्या है? फॉस्फेट है। शुगर फॉस्फेट मिलके इसका बैकबोन बनाए, मतलब आपको कंप्लीट यहाँ पे इसका डिस्क्रिप्शन जो है वो देखना पड़ेगा। तब हम यहाँ पे ये समझ पाएंगे कि ये डीएनए का जो स्ट्रक्चर है ये इतनी स्टेबिलिटी कैसे अक्वायर करके रखा हुआ है इसने। और पूरे लिविंग सिस्टम में यहाँ जो सबसे बड़ी बात ये है कि हम लोगों के पास सिर्फ दो ही जेनेटिक मटेरियल है। एक क्या है आपके पास? डीएनए है, और दूसरा क्या है? आरएनए है। ठीक है। अब डीएनए के बारे में जब हम बात करेंगे तो समझेंगे ध्यान से। डीएनए क्या दिख रहा है आपको यहाँ पे? डबल स्ट्रैंडेड है। डीएनए इज डबल स्ट्रैंडेड। कैसा दिख रहा है आपको ये? कि इसके पास टू स्ट्रैंड्स हैं। आरएनए इज सिंगल स्ट्रैंडेड। ये कैसा नजर आ रहा है आपको? सिंगल स्ट्रैंडेड दिख रहा है। बहुत ही सिंपल सी बात। और जब दोनों के बीच में डिफरेंसेस देखना स्टार्ट करेंगे तो पहला फर्स्ट पॉइंट, ये सेम टॉपिक मैंने आपको बायोमोलिक्यूल्स में भी पढ़ाया था। काफी बच्चे नए हैं जिन्होंने नहीं पढ़ा है, तो अभी मैं वापस आपको लिख दूंगी क्योंकि आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आएगा। व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन डीएनए एंड आरएनए? बहुत सारे डिफरेंसेस हैं, कुछ बेसिक डिफरेंसेस हम लोग लिखेंगे। ठीक है। जिसमें से फर्स्ट आपको यहाँ पे दिख रहा है, खुद खुली आंखों से आपको, डीएनए इज डबल स्टैंडर्ड एंड आरएनए इज सिंगल स्टैंडर्ड। देन उसके बाद जब हम लोग बात करते हैं तो इसके न्यूक्लियोटाइड पे आते हैं। किस पे आते हैं? न्यूक्लियोटाइड पे आते हैं। अब आप मेरे से क्वेश्चन पूछेंगे कि अब यहाँ पे एक नया टर्म जो है, ये न्यूक्लियोटाइड कहाँ से आ गया? ठीक है। तो न्यूक्लियोटाइड को जब आपको समझना हो एक डीएनए के अंदर, तो देखिए ऐसे समझते हैं इसको।
अभी अभी आपने क्या देखा जस्ट प्रीवियस पेज पे, ये डीएनए डबल स्टैंडर्ड जो स्ट्रक्चर है वो आपने देखा। कभी भी अगर ऐसे स्ट्रेट के बनाया जाए, ये होता नहीं है स्ट्रेट, सिर्फ आपको समझाने के लिए ऐसा इसका स्ट्रक्चर बनाया जाता है। पहली बात, कभी ऐसा नहीं समझना है कि इस तरीके से स्ट्रेट जो है ये प्रेजेंट होगा और इतने अच्छे तरीके से इजिली आपको नाइट्रोजनस बेसिस नजर आ रहे होंगे, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो इसमें से हमने क्या करा, एक पोर्शन को, इतने से पोर्शन को पहले यहाँ पे कट करा। कट करने के बाद जब आप इसको जूम करके देखने की कोशिश करेंगे, तो जूम करके जब देखने की कोशिश करेंगे तब आपको कौन सी बात नजर आएगी, सिर्फ इस बॉक्स को देखेंगे बस। अभी आपको ज्यादा यहाँ पे पजल होने की, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, जितना समझा रही हूँ सिर्फ आपको उतना ही समझना है। अभी यहाँ पे एटीजीसी 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 लिखा हुआ है, एडेनिन थायमिन गुआनिन साइटोसिन। मैं लिख रही हूँ, अभी आपको घबराने की जरूरत नहीं है, नाइट्रोजनस बेसिस। ये क्या है ना, बेसिस, नाइट्रोजनस बेसिस के नेम्स आपको सुनने को मिलेंगे, एडेनिन गुआनिन साइटोसिन थायमिन। ठीक है, तो ये नाइट्रोजनस बेस होगा एक, एक पेंटोज शुगर होगा और एक फॉस्फेट होगा, तब बनेगा वन न्यूक्लियोटाइड। तब क्या बनेगा, वन न्यूक्लियोटाइड बनेगा। तो फिर एक क्वेश्चन आएगा यहाँ पे आपके ब्रेन में कि भाई जब हम यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड की बात कर रहे हैं डीएनए के अंदर, तो फिर आरएनए के अंदर क्या? आरएनए में भी न्यूक्लियोटाइड ही बोलेंगे, बस फर्क सिर्फ इतना है कि हम ऐसा बोलते हैं, डीएनए कंटेन्स टू पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स while आरएनए कंटेन ओनली वन पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। अब अगर हम यहाँ पे ऐसा इमेजिन कर लें कि आपने यहाँ पे क्या करा है, एक ऐसा थ्रेड लिया जिसमें बहुत सारे बीड्स आपने ले रखे हैं। ठीक है, जैसे इस तरीके से मैंने यहाँ पे ऐसे बीड्स ले रखे हैं। ठीक है, एक स्टैंड मैं यहाँ पे बना रही हूँ, तो ये सिंगल स्टैंडर्ड हो गया। तो जैसे मैंने यहाँ पे ये जो बीड्स है, ये जो मोती है, ये मैंने लेना स्टार्ट करा, तो आपको ये समझना है ये वन न्यूक्लियोटाइड है। मैंने न्यूक्लियोटाइड 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 जो है मैंने बॉन्ड्स के थ्रू यहाँ पे ऐड कर रखा है। पहली बात तो क्या बोला हमने, आरएनए के पास सिर्फ एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है। वाई पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन? अब देखेंगे यहाँ पे ध्यान से, ये वन न्यूक्लियोटाइड और ये दूसरा न्यूक्लियोटाइड, तो दो न्यूक्लियोटाइड को ऐड करेंगे तो बनेगा डाई न्यूक्लियोटाइड। तो डाई न्यूक्लियोटाइड अब पकड़ के इसका चेन बना देंगे तो क्या हो जाएगा, पॉलीन्यूक्लियोटाइड। ठीक है, अब आते हैं डीएनए के ऊपर। ठीक उसी तरीके से इसके पास भी क्या है, न्यूक्लियोटाइड 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 न्यूक्लियोटाइड, जिसको सिंप्लीफाई करके अभी आप देख रहे थे ऐसे, न्यूक्लियोटाइड 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 इसके पास भी प्रेजेंट है, इसके पास भी अवेलेबल है। तो जब इसके पास भी न्यूक्लियोटाइड अवेलेबल है, तो एक तो इसका ये चेन हो गया, दूसरा ये चेन हो गया इसके पास। दूसरा कलर मैं ले लेती हूँ, सपोज कीजिए मैंने यहाँ पे ब्लू कलर ले लिया, ये जो सेकेंड चेन है इसका, ताकि इंटरफेयर नहीं करे ये, तो सेकेंड चेन में ये दूसरा जो है पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन यहाँ पे बना हुआ है। तो क्या अभी तक आपने सीखा, क्या कंक्लूजन निकाला आपने अभी तक? आपने बोला अच्छा, इतनी बात तो हमें समझ आ गई, आरएनए कंटेन्स ओनली वन पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन व्हाइल डीएनए कंटेन्स टू पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। पहली बात ठीक है, समझ आ गया सबको? उसके बाद एक और चीज यहाँ पे आती है कि अगर इसमें से एक न्यूक्लियोटाइड को हम निकालें और उसको देखें कि भाई जैसे इसकी बात कर रहे हैं, तो हम इसको निकाल के अगर हम एनालाइज करेंगे कि व्हाट इज द एग्जैक्ट नेचर ऑफ, या व्हाट इज द कॉम्पोजिशन ऑफ दिस वन न्यूक्लियोटाइड, तो इससे ये पता चल जाएगा कि अच्छा इसके जो सारे न्यूक्लियोटाइड्स हैं ये बने किसके हैं। ठीक है, तो सारे न्यूक्लियोटाइड्स को समझने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपके पास सबसे फर्स्ट वर्क और सबसे बड़ा जो चैलेंजिंग जॉब है, जो आपको हमेशा के लिए याद रखना है, जहां से आपके बहुत सारे क्वेश्चंस जो है वो सॉल्व होंगे, वो ये है कि पहले आपको वन न्यूक्लियोटाइड के कॉन्स्टिट्यूएंट्स को सीखना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी हम लोग फिलहाल यहाँ पे डीएनए आरएनए को अलग अलग करके नहीं देख रहे हैं, अभी सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पे वन न्यूक्लियोटाइड लिख रही हूँ। क्या लिख रही हूँ मैं? वन न्यूक्लियोटाइड। जब डिफ्रेंशिएट करेंगे दोनों को तब हम लोग वहां पे लिख देना है। ठीक है, तो वन न्यूक्लियोटाइड को आपको देखना है, मतलब आपने जो एक बीट लाइक स्ट्रक्चर देखा था उसके बारे में आप एनालाइज कर रहे हैं कि क्या क्या उसमें आपको
देखने को मिलेगा। तो सबसे पहली चीज जो फर्स्ट थिंग आपको यहाँ पे नजर आएगा, पहला जो इसका कंपोनेंट है दैट आर नाइट्रोजिनस बेसिस। ठीक है, नाइट्रोजिनस बेसिस फर्स्ट कंपोनेंट है इसका। देन आपके पास शुगर है, उसके बाद थर्ड कंपोनेंट है आपके पास यहाँ पे इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। ठीक है, तो ये थ्री कंपोनेंट्स आपको देखने को मिलते हैं यहाँ पे। तो ये जो थ्री कंपोनेंट्स हैं, इसमें भी क्या चेंज आएगा जब डीएनए आएगा। तो शुगर जब हम लिखेंगे, अभी मैं आपको नोट कर देती हूँ, तो शुगर के बारे में जब बात करेंगे, तो अगर डीएनए होगा तो ये शुगर डीऑक्सीराइबोज हो जाएगा, आरएनए होगा तो राइबोज होगा। बेस जो चार है उसमें से डीएनए में एक रिप्लेस होगा और आरएनए में उसी को रिप्लेस करके दूसरा आएगा। नहीं बोलने का मतलब समझे? देखिए, नाइट्रोजनस बेसिस आपके पास है यहाँ पे। नंबर 1 है एडेनिन, देन है आपके पास गुआनिन, साइटोसिन, थायमिन। अब देखिए ये जो थायमिन है ना, यहाँ पे थायमिन जो आपको नजर आ रहा है, थायमिन के विद इन ब्रैकेट मैंने यहाँ पे डीएनए डाल दिया। हमेशा याद रखना है, थायमिन कभी भी किसी भी कीमत में आरएनए में लिखना ही नहीं है। आरएनए के स्टैंड पे कभी गलती से भी आज के बाद से टी नहीं नजर आना चाहिए। थायमिन कॉपीराइटेड है। हाँ, ये कॉपीराइटेड है किसके लिए? डीएनए के लिए। थायमिन किसके लिए कॉपीराइटेड है? डीएनए के लिए। फिर उसके नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, तो आपके पास एक और नाइट्रोजनस बेस आता है दैट इज यूरासिल। यूरासिल के भी विद इन ब्रैकेट हम लोग यहाँ पे मेंशन कर देते हैं कि ये सिर्फ आरएनए में पाया जाए। डीएनए में तो क्या हुआ, क्या यहाँ पे कंक्लूजन निकला? कंक्लूजन तो ये निकला कि अच्छा चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन इतनी बात तो है कि आपके पास यहाँ पे नंबर 1 जो है वो एडेनिन दोनों में होगा। ठीक है, गुआनिन डीएनए में भी होगा, आरएनए में भी होगा। साइटोसिन डीएनए में भी होगा, आरएनए में भी होगा। लेकिन थायमिन जो है, ये फोर्थ नंबर जो है, ये रिप्लेस हो जाएगा। आरएनए में क्या होगा, इसको भी मैं 4 ही लिख रही हूँ, आपको देख के समझ आ जाएगा दोनों 4 क्यों लिखा हुआ है। क्योंकि एक तो कुल मिला के मोरल ऑफ द स्टोरी क्या निकला कि अच्छा ये नाइट्रोजनस बेसिस जो है, आप जैसे भी जिस भी तरीके से देखें, लेकिन इतनी बात तो है कि ये 4 ही आपको दोनों में प्रेजेंट होंगे। अगर आप डीएनए में देखेंगे तो एटीजीसी, और अगर आप आरएनए में देखेंगे तो एयूजीसी। एटीजीसी मैंने क्यों बोला शॉर्ट में? एटीजीसी थायमिन के लिए टी, और अगर आरएनए की बात करें तो एयूजीसी। ठीक है, फिर उसके बाद शुगर के बारे में अगर हम लोग बात करें, तो अगर आप डीएनए के बारे में पढ़ाई कर रहे हैं तो डीएनए में आपको देखने को मिलेगा डीऑक्सीराइबोज शुगर। यहाँ पे डीऑक्सीराइबोज शुगर इन डीएनए, और जो यहाँ पे डीऑक्सीराइबोज है, तो इसको हमें क्या करना है, याद रखना है, डी फॉर डीएनए, डी फॉर डीऑक्सीराइबोज, आर फॉर आरएनए, आर फॉर राइबोज। बाद हम लोग यहाँ पे क्या ऐड कर देंगे, राइबोज शुगर इन डीएनए को यहाँ पे हमें आरएनए कर देंगे। ठीक है, बस इतनी सी बात है ये। तो आपको इतना समझ आया कि अच्छा ये सब एक साथ समराइज करके हम इनके डिफरेंसेस में मेंशन करेंगे। तो आपको साथ के साथ याद रखते चलना है। अगर अचानक से बताना, आपको टेंशन हो जाएगी और बहुत सारी चीजें आपको समझ नहीं आएगी। कुछ बच्चों ने पढ़ा हुआ है 11th क्लास में और बहुत सारे बच्चों के लिए नया है। तो मैं आपको बिल्कुल जीरो बेसिक से स्टार्ट करूँ। इनऑर्गेनिक फॉस्फेट एज इट इज दोनों में प्रेजेंट होगा। क्या कंक्लूजन आपने निकाला? आपने बोला अच्छा एक है नाइट्रोजनस बेस, दूसरा है शुगर, और तीसरा है इनऑर्गेनिक फॉस्फेट बीएसपी। क्या है आपके पास? बीएसपी शॉर्ट में याद रखेंगे तो एग्जाम टाइम में भी आपको ये काम देगा। 3 हमने कंपोनेंट्स देखा है किसके? न्यूक्लियोटाइड के। तो दोनों के न्यूक्लियोटाइड के बारे में तो बोलने का ये मतलब हुआ
कि जब डीएनए आरएनए के बीच में डिफरेंसेस लिखेंगे तो हम ऐसा मेंशन कर सकते हैं कि इन डीएनए द नाइट्रोजनस बेस which is only present in DNA, that is thymine. While in case of RNA, thymine is replaced by uracil. Thymine को replace करके कौन आ जाएगा? यूरासिल आ जाएगा. शुगर के बारे में जब लिखेंगे इन डीएनए, शुगर इज डीऑक्सीराइबोज, while in RNA शुगर इज राइबोज. और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट दोनों में होगा तो हम लोग डिफरेंस को नहीं लिखेंगे. इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे, मैं पेज चेंज कर रही हूँ. यहाँ तक समझने में किसी बच्चे को कोई दिक्कत तो नहीं आ रही? समझ आ रहा सब कुछ? समझने में कोई दिक्कत नहीं किसी को? क्लियर है बिल्कुल? यस मैम. इसके बाद फिर एक और क्वेश्चन अराइज होता है कि दोनों ही चीजें निकल के यहाँ सामने आती हैं, तो फिर हम क्या समझें डीएनए और आरएनए में से? अब एक चीज समझने वाली है यहाँ पे. डीएनए इज द मोस्ट एबंडेंट जेनेटिक मटेरियल. डीएनए क्या है? नेचर में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला जेनेटिक मटेरियल है. लेकिन आरएनए जो है ये सिर्फ वायरसेस में मिलेगा. कहाँ मिलेगा आपको? वायरसेस में मिलेगा. और उन वायरसेस को हम एक टर्म देंगे, दैट इज रेट्रोवायरसेस. क्या कहते हैं हम लोग उसको? रेट्रोवायरसेस कहते हैं. ठीक है. लेकिन जब एक क्वेश्चन ये अराइज होता है कि डीएनए ठीक है सबसे ज्यादा पाया जाता है, आरएनए सिर्फ वायरसेस में पाया जाता है, तो इन दोनों में से जब इवोल्यूशन स्टार्ट हुआ था इस अर्थ का तो पहले कौन आया था? आरएनए का इवोल्यूशन पहले हुआ था. यहाँ पे एक पॉइंट उल्टा हो जाएगा. मैंने क्या बोला? डीएनए इज द मोस्ट अबंडेंट जेनेटिक मटेरियल, आरएनए इज प्रेजेंट ओनली इन वायरसेस. लेकिन जब यहाँ पे क्वेश्चन अराइज होगा कि फर्स्ट इवॉल्व जेनेटिक मटेरियल आखिर कौन है, तो फर्स्ट इवॉल्व जेनेटिक मटेरियल कौन है? आरएनए है. इस अर्थ पे पहले कौन इवॉल्व होके आया था? आरएनए आया था पहले इवॉल्व होकर. एक और चीज आपने सीखी. ठीक. उसके बाद मैंने आपको सेंट्रल डॉगमा जो है कई बार पढ़ाते पढ़ाते आया है. जब भी मैं आपको 11th क्लास में भी पढ़ा रही थी, आपने जब भी पढ़ा होगा माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट जब आप पढ़ रहे थे, तो वहां मैं बच्चों को सिखाती हूँ कि ये दो ऐसे ऑर्गेनल है सेल के जिनको हम सेमी ऑटोनोमस कहते हैं. सेमी ऑटोनोमस इसलिए कहते हैं क्योंकि उनके पास अपना सेल्फ जो है डीएनए जेनेटिक मटेरियल उनके पास प्रेजेंट होता है. तो जब जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है तो जेनेटिक मटेरियल अपने आप में बहुत सारी चीजों को क्लियर करने का काम करता है. तो ये आपका क्या है? ब्लूप्रिंट और सेंट्रल डॉगमा ऑफ द सेल. इसी को हम लोग सेंट्रल डॉगमा कहते हैं. ठीक है. इसी का नाम है और कुछ नहीं है. 11th का भी है. इस चैप्टर में तो खैर पूरा यही पढ़ना ही है आपको. अगर कोई आपसे पूछे ना इस चैप्टर का क्या सिलेबस है, तो सही में यही सिलेबस है. आपको रेप्लिकेशन पढ़ना है, फॉर्मेशन ऑफ डीएनए फ्रॉम डीएनए. आपको ट्रांसक्रिप्शन पढ़ना है, फॉर्मेशन ऑफ आरएनए फ्रॉम डीएनए. फिर आपको ट्रांसलेशन पढ़ना है, फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन फ्रॉम आरएनए. एग्जैक्टली यही सिलेबस ही है चैप्टर का. और इसको समझने सीखने के लिए आपको जितना रेडियस घूमना है आप घूमते रहिए. आपको जितने एक्सपेरिमेंट्स की पढ़ाई करनी है आप करते रहिए. बट चैप्टर जो है एग्जैक्टली यही सिलेबस ही है इस चैप्टर का. ठीक है. तो अब यहाँ से भी हम लोग कुछ डिफरेंसेस निकालना स्टार्ट करते हैं जब हम डीएनए आरएनए के बारे में पढ़ाई करते हैं. तो क्या डिफरेंस यहाँ पे निकल के सामने आएगा, सो समझेंगे ध्यान से. हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कि आरएनए इज ऑलवेज सिंथेसाइज्ड बाय डीएनए. आरएनए जब भी बनेगा तो कौन बनाने का काम करेगा? डीएनए. यहाँ तक ठीक है. अभी तुरंत आपने पॉइंट सीखा था और आपने देखा कि आरएनए जेनेटिक मटेरियल के तौर पे सिर्फ वायरसेस में पाया जाता है. ठीक है. तो जब सिर्फ वायरसेस में पाया जाता है तो इसका मतलब है कि इसके अपोजिट पॉइंट में हम लोग लिखेंगे व्हाइल डीएनए इज फॉर्म्ड और सिंथेसाइज्ड फ्रॉम आरएनए ओनली इन केस ऑफ रेट्रोवायरसेस. उस पॉइंट को पकड़ के हमने दूसरा पॉइंट वहां से लिख दिया जब हम डीएनए आरएनए के बीच में डिफरेंसेस लिखने की बात करेंगे. अब आते हैं स्टेबिलिटी के पॉइंट पे. स्टेबिलिटी पे जब आते हैं सवाल ये उठता है कि दोनों में से ज्यादा स्टेबल कौन है? डीएनए इज मोर स्टेबल. आरएनए में स्टेबिलिटी नाम की कोई चीज है ही नहीं. आरएनए में स्टेबिलिटी नाम की चीज नहीं है, जिसकी वजह से जो आरएनए रिलेटेड जो डिसऑर्डर्स होते हैं, मतलब ऐसे वायरस जो इन्फेक्शन कॉज करते हैं जिनका जेनेटिक मटेरियल आरएनए होता है,
वो बहुत परेशान करते हैं। जैसे एड्स की आज तक कोई मेडिसिन नहीं बनी, इसलिए नहीं बनी क्योंकि जो ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस है, एचआईवी है, उसका जेनेटिक मटेरियल आरएनए है। कोरोना ने इतना परेशान किया है, उसका जेनेटिक मटेरियल क्या है? आरएनए है। जब कोई ना मेडिसिन बन गई तो आप उससे पूछिए एड्स का नहीं बनाया आज तक, एड्स का नहीं बना, कोरोना का भी नहीं बना है। गलत ब्रांडिंग करी गई है उसकी, कोरोना की कोई मेडिसिन वैक्सीन नहीं बना। वो एक्चुअली आपकी बॉडी में एंटीबॉडी दिया गया था, और उससे इस आरएनए से मिलता जुलता जो जेनेटिक मटेरियल है, लाइव आरएनए आपकी बॉडी में दिया गया था। उसने क्या किया, उसके अगेंस्ट में आपकी बॉडी में एंटीबॉडी बनाने का काम किया, लड़ने के लिए। ठीक है, अगर मेडिसिन बन जाती तो क्यों हंगामा करते, कभी सेकंड वेव आ रहा है, कभी थर्ड वेव आ रहा है, कभी फोर्थ वेव आ रहा है। इसलिए बोल रहे हैं उसको, इसलिए इतने सारे वेव्स आ रहे हैं, क्योंकि रीजन क्या है कि ये म्यूटेशन करता है बहुत फास्ट। डीएनए के पास क्या है, डीएनए बेचारे के पास मजबूरी है। डीएनए को जब ध्यान से देखेंगे तो आपको एक बात समझ आएगी, ये तो पैक है पूरा का पूरा, ये कंप्लीटली टाइटली बाइंडेड है। हाइड्रोजन बॉन्ड ने दोनों को पकड़ के रखा हुआ है, बोलेगा जाओगे कहाँ, है ना। अब एक चीज समझेंगे, अगर आरएनए है तो एक सिंगल स्ट्रैंड तो उसके पास भी चल रहा है, उसके अंदर के सारे बॉन्ड तो उसके पास भी प्रेजेंट होंगे। लेकिन ये एडिशनल जो हाइड्रोजन बॉन्ड है ना, हाइड्रोजन बॉन्ड इसको बोलेगा कि तुम कहाँ जा रहे हो। इसने डीएनए को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करके रखी हुई है, जब इसमें ऐसा कोई चीज है नहीं। ठीक है, तो आपको एक और पॉइंट यहाँ पे समझ आया कि आरएनए इज लेस स्टेबल वाइल डीएनए इज मोर स्टेबल। अगर कोई आपसे पूछे तो वहां पे सबसे बड़ा जवाब यही है कि डीएनए के बॉन्ड्स जो है उसको स्टेबल बनाने का काम करता है। ऑब्वियस है, नेचर में अगर केमिस्ट्री में कोई भी चीज अपनी स्टेबिलिटी को मेंटेन करके रखता है तो उसका सबसे बड़ा रीजन उसके बॉन्ड्स ही होते हैं। ठीक है, इसके बॉन्ड जो है उसके बारे में भी हम लोग सुपर डिटेलिंग करेंगे, क्योंकि आपकी ठीक केमिस्ट्री में भी ये बायोमोलिक्यूल्स का चैप्टर है ना। केमिस्ट्री में पढ़ना है ना आपको बायोमोलिक्यूल्स, वहां भी आपको ये बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर जो है उसकी पढ़ाई करनी है। और बहुत सारी चीजें जैसे स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन है, जो आपको बायोमोलिक्यूल्स 11th बायो में भी पढ़ना था, केमिस्ट्री में भी है। अब डॉक्टर हरगोविंद खुराना है, जिन्होंने सबसे पहले क्या किया था, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन ही बना दिया लैब में। उनके बारे में एक अच्छा खासा टेबल आपकी केमिस्ट्री की बुक में दिया हुआ, वाटसन एंड क्रिक है। वो मैं यहाँ भी पढ़ाऊंगी आपको, यहाँ भी बताया है मैंने आपको, केमिस्ट्री में ही पढ़ना है आपको, तो वहां भी आपको काम देगा और यहाँ भी काम देगा। और क्योंकि इतने सारे चैप्टर्स को ये एक साथ कवर करने का काम करता है, जिसकी वजह से क्या है, इस चैप्टर का वेटेज बहुत ज्यादा हो जाता है। ठीक है, तो स्टेबिलिटी की हमने बात करी, आपको बहुत इजीली समझ आ गया होगा कि आरएनए क्या है, लेस स्टेबल है, जिसकी वजह से अभी अभी क्या बोला हमने, अभी अभी तो हमने स्टेबिलिटी की बात करी। अब स्टेबिलिटी से एक अगला पॉइंट हम कैच कर लेंगे, म्यूटेशन का। म्यूटेशन के बारे में जब हम लोग बात करेंगे तो आरएनए बहुत फास्ट म्यूटेशन शो करेगा, जबकि डीएनए में म्यूटेशन रेयर होता है। और सीकल सेल अनीमिया आपको याद होगा बहुत अच्छे से, मैंने पूरा एक पीरियड लगा के आपको सीकल सेल अनीमिया समझाया था। तो आपने देखा था कि एक सिंगल बेस पेयर में भी एक पॉइंट म्यूटेशन होता है, तो उसके पास इतना पावर है कि वो एक एनीमिक केस वहां पे क्रिएट कर सकता है, जहां पे आपके नॉर्मल आरबीसी कैसे हो गए, सिकल शेप हो गए। ठीक है, तो अगर एक पॉइंट में भी म्यूटेशन होता है तो इतनी बड़ी चीजें हो जाती है, जिसकी वजह से आरएनए से रिलेटेड जो जो वायरस जो भी इंफेक्शन कॉज करने का काम करता है, उसके लिए मेडिसिन नहीं बनती। अगर बनती तो जो बनाता है उसको बोलिए पहले एड्स का बना के लाए। ठीक है, तो एड्स का इसलिए नहीं बना आज तक क्योंकि उस एचआईवी का जो जेनेटिक मटेरियल है कौन है, आरएनए है। अब हर लोगों ने बायो नहीं पढ़ी होती है, सबके पास बायो सब्जेक्ट नहीं होता है, जिसका फायदा गवर्नमेंट उठाती है। लोगों को बेवकूफ बनाया जाता है कि हम ये वैक्सीन दे रहे हैं, वो दे रहे हैं। उनको भी बहुत अच्छा फील होता है, ये बहुत अच्छी बात है, अब तो हमने अमर होने का टीका लगवा लिया है। कैसे व्हाट्सएप स्टेटस लगा रहे थे लोग वैक्सीन लेने के बाद, जैसे लाइफ में उसने कभी आज तक वैक्सीन ही नहीं लिया है। ठीक है, तो यहाँ पे एक और पॉइंट आपने सीखा, उसी में से हमने म्यूटेशन का भी पॉइंट निकाला कि आरएनए में आपको म्यूटेशन फ्रिक्वेंटली देखने को मिलेगा, जबकि डीएनए में बहुत रेयर है। और अगर डीएनए में म्यूटेशन हुआ तो बहुत बड़ी बात हो जाती है, जैसे मैंने आपको सिकल सेल अनीमिया के केस में पढ़ाया था। ठीक है, तो आपको मैंने ये बेसिक डिफरेंसेस सिखाए हैं डीएनए आरएनए के बारे में। यहाँ तक समझ आया सबको, समझने में कोई दिक्कत नहीं किसी को? क्लियर है बिल्कुल? यस क्लियर है मैम। बिल्कुल, है ना। चलिए इसको फटाफट मेरे साथ साथ नोट कर लीजिए।
फर्स्ट पॉइंट, एक साइड हम लोग यहाँ पे डीएनए मेंशन करेंगे और दूसरे साइड हम लोग आरएनए मेंशन करेंगे। डीएनए में फर्स्ट पॉइंट हम लोग लिखेंगे डीएनए इज, डीऑक्सी राइबो भी बोला जाता है इसको, डीऑक्सी राइबोज भी बोला जाता है। डीएनए इज डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। आरएनए के बारे में जब हम लोग बात करेंगे, अब देखिए यहाँ पे आपको चेंज क्या करना है। राइबो न्यूक्लिक, यहाँ हम लोग कर देंगे आरएनए और हमने यहाँ से डीऑक्सी को हटा दिया। आरएनए इज राइबोज न्यूक्लिक एसिड। राइबो न्यूक्लिक एसिड भी बोल सकते हैं, वो भी सही है, शॉर्ट में राइबो न्यूक्लिक एसिड भी बोला जाता है। पहला डिफरेंस। सेकंड, बहुत इजी है, मैंने बोला तो सुपर इजी है, कोई दिक्कत ही नहीं समझने में कहीं से। सेकंड, डीएनए इज द मोस्ट एबंडेंट मतलब होता है सबसे ज्यादा पाया जाने वाला, मोस्ट एबंडेंट जेनेटिक मटेरियल। इसमें हम लोग लिखेंगे आरएनए is present only in some viruses as genetic material which are termed as retroviruses. चलिए इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे। एक देन अब तो आपको सारे पॉइंट्स याद हो गए। थर्ड पॉइंट पे हम लोग हैं। अब हम लोग करेंगे यहाँ पे नाइट्रोजिनस बेसेस इन डीएनए आर एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थाइमिन। और थाइमिन जहां आपने लिखा है ना, वहां क्या करेंगे, विद इन ब्रैकेट यहाँ पे डाल देंगे ओनली इन डीएनए। फिर नेक्स्ट साइड में जब हम लोग आरएनए वाले में आएंगे, यहाँ चेंज क्या करना है, प्रति नाइट्रोजनस बेसिस इन आरएनए आर और थाइमिन की जगह पे हमें यूरासिल कर देना है और ओनली इन आरएनए कर देना है, बस ये। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग कर लेते हैं।
नेक्स्ट हम लोग लिखेंगे डीएनए इज मोर स्टेबल। यहां हम लोग लिखेंगे आरएनए इज लेस स्टेबल। चलिए इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे। यस सर। पिछले वाले में आपने जो लिखा है वो 4th पॉइंट होगा ना? हाँ इसको 4 कर दीजिए, एक मिनट। ये 4 मैंने देखा ना नीचे वाला, उसको देख के मैंने यहाँ 5 कर दिया। इसको 4 कर दीजिए। चलिए हो गया। देन लिखेंगे हम लोग, क्योंकि आपने स्टेबिलिटी अभी अभी नोट करा है, फिर उसके बाद हम लोग लिखेंगे म्यूटेशन इन डीएनए is rare because DNA is more stable। इस साइड हम लोग कर देंगे म्यूटेशन इन आरएनए, रेयर को हम लोग यहाँ पे कॉमन कर देंगे। आरएनए इज लेस स्टेबल, सीधा अपोजिट ही कर देना। डिफरेंस का मतलब ये अपोजिट, मोर का उल्टा क्या होता है, लेस। यहाँ पे इसको लेस कर देना, लेस स्टेबल। चलिए नेक्स्ट हम लोग लिखेंगे यहाँ पे, अभी अभी मैंने आपको सेंट्रल डॉगमा सिखाया था, तो उससे हम एक पॉइंट यहाँ पे लिखने जा रहे हैं। डीएनए ऑलवेज synthesizes RNA by transcription। ये मतलब नेचर का रूल है कि कॉमनली ये होगा ही होगा। डीएनए ऑलवेज सिंथेसाइजेस आरएनए बाय ट्रांसक्रिप्शन। इस पॉइंट को उल्टा करने जा रहे हैं हम लोग। क्या हो जाएगा इसका उल्टा, आरएनए सिंथेसाइजेस डीएनए ओनली इन केस ऑफ रेट्रोवायरसेस। इसका उल्टा हो जाएगा, ये कोई कॉमन चीज नहीं है सिर्फ। और ट्रांसक्रिप्शन का भी उल्टा कर देंगे, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कर देंगे। वहां इधर हम लोग कर देंगे आरएनए synthesizes DNA only in। अब रेट्रोवायरस आप सीख चुके हैं, इसलिए मैं बार बार नहीं लिखूंगी, है ना। एक जगह मैंने वहां पे लिखा है रेट्रोवायरस का मतलब द वायरस विच कंटेन्स आरएनए जेनेटिक मटेरियल। आरएनए सिंथेसाइजेस डीएनए ओनली इन रेट्रोवायरसेस बाय। अब ट्रांसक्रिप्शन का भी उल्टा कर देंगे, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। उसको कहते हैं हम लोग रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। हम उसको ठीक है, रेप्लिकेशन नहीं कर सकते? क्या उसको रेप्लिकेशन नहीं कर क्यों बोलेंगे रेप्लिकेशन? रेप्लिकेशन तब बोलेंगे जब डीएनए से डीएनए बनेगा। ओके। जब डीएनए से डीएनए बनेगा तब रेप्लिकेशन बोलेंगे। तो जमीन आसमान का फर्क है इन सब में। जो सेंट्रल डॉगमा आपने देखा, ये तो कंफ्यूजन रखना ही नहीं बिल्कुल भी। पूरा चैप्टर यही पढ़ना है आपको। अभी तुरंत मैंने आपको समझाया है कि रेप्लिकेशन सिर्फ हम तब बोलेंगे जब आप डीएनए से डीएनए बना रहे हैं। ट्रांसक्रिप्शन तब बोलेंगे जब आप डीएनए से आरएनए बना रहे हो, क्योंकि वायरस में आरएनए से डीएनए बनेगा।
तो हम लोग उसको रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन बोलेंगे, ठीक है। यस मैम। अभी जो यहाँ पे ऊपर ही आता, बट कोई बात नहीं, ठीक है, सारे पॉइंट ही इंपॉर्टेंट ही हैं। जहां नाइट्रोजनस बेस लिखा था उसके नीचे भी हम लोग शुगर लिख सकते थे, बट मैं वही चेक कर रही थी, एक शुगर वाला पॉइंट नहीं लिखा है तो उसको लिख लेंगे यहाँ पे। डीऑक्सीराइबोज sugar is present in DNA इधर हम लोग कर देंगे डीऑक्सीराइबोज। अब आप सीख चुके हैं, अब आप इसको क्या कीजिए, राइबोज रहने दीजिए और डीएनए को आरएनए बना दीजिए। राइबोज शुगर इज प्रेजेंट इन आरएनए, पहली बात। दूसरी बात, मतलब लास्ट जो भी हम लोग लिखने जा रहे हैं, पॉइंट्स बहुत हैं, बैठे बैठे अगर लिखना स्टार्ट कर देना पॉइंट ही पॉइंट, ठीक है। तो एक हम लोग यहीं पे लिख देते हैं, अगर है स्पेस तो ठीक है, नहीं तो नेक्स्ट पेज नहीं यही हो जाएगा। चलिए हम लोग क्या करेंगे उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट लिख देंगे, जो फर्स्ट पॉइंट भी हम लोग लिख सकते थे, डीएनए इज डबल स्ट्रैंडेड और आरएनए इज सिंगल स्ट्रैंडेड। इधर हम लोग इसको अपोजिट पॉइंट कर देंगे, आरएनए डबल को कर देंगे सिंगल, सिंगल स्ट्रैंडेड। चलिए अब इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लेंगे। हो गया डन। यस मैम। प्यूरिन्स एंड पाइरीमिडीन्स, 11th क्लास में जब आप बायोमोलिक्यूल्स की पढ़ाई कर रहे थे, ठीक है, बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर में वहां पे एक लाइन आपको लिखा गया था। उस लाइन में आपने क्या देखा, डीएनए कंटेन्स हेट्रोसाइक्लिक रिंग एज प्यूरिन एंड पाइरीमिडीन। अब यहाँ पे एक पहला क्वेश्चन ये राइज होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हेट्रोसाइक्लिक रिंग। देखिए, अगर हम बेंजीन की बात करें तो हम लोग उसको C6H6 लिखते हैं, मतलब वहां पे उस केस में क्या हो जाता है, हर एक कॉर्नर पे कॉपीराइटेड है कि सिर्फ कार्बन 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 होंगे, ठीक है। तो जब ऐसा रिंग होता है उसको हम होमोसाइक्लिक कहते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको जितने भी रिंग्स नजर आ रहे हैं उसमें आपने क्या नोटिस करा है कि कोई भी एक चीज कॉपीराइटेड नहीं है। अगर नाइट्रोजन है तो हर एक कोने पे नाइट्रोजन नहीं बैठा है, कार्बन भी प्रेजेंट है। अगर कार्बन है तो हर एक जगह पे कार्बन नहीं है, नाइट्रोजन भी है। कहीं कहीं पे ऑक्सीजन भी आपको देखने को मिल रहा है। तो जब एक साइकिल के अंदर अलग अलग एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं उसको हम हेट्रोसाइक्लिक रिंग कहते हैं, ठीक है। अभी उसके बाद आपके दिमाग में क्वेश्चन अराइज हो रहा होगा कि व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन प्यूरिन्स एंड पाइरीमिडीन्स। वही डिफरेंस है जो आपको नजर आ रहा है,
क्या नजर आ रहा है, आप देखिए ध्यान से। अगर मैं सारे बच्चों से पूछूं कि इसमें कितने रिंग आपको दिख रहे हैं, एक या दो, कितना रिंग आपको और इसमें कितने रिंग दिख रहे हैं आपको? ठीक है, वेरी गुड। और ये नीचे वाले जो तीनों हैं, इसमें आपको कितने रिंग दिख रहे हैं? एक। तो जिसकी वजह से हमने बोला कि अच्छा एक काम करते हैं, जिनके पास 2 हेट्रोसाइक्लिक रिंग्स अवेलेबल हैं, इनको हम बोलेंगे प्यूरिन्स। और जहां पे मतलब 2 है यहाँ पे रिंग प्यूरिन में, और पायरिमिडीन की जब हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पे सिंगल हेट्रोसाइक्लिक रिंग अवेलेबल है, सिंगल हेट्रोसाइक्लिक रिंग जो है ये प्रेजेंट है। तो आपको ऊपर की साइड में दिख रहा है ये प्यूरिन है, क्या है ये? प्यूरिन है। और यहाँ जो आपको ये 3 स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, ये पायरिमिडीन है। क्या है ये? पायरिमिडीन है, प्यूरिन और पायरिमिडीन। तो ये सबसे बड़ा डिफरेंस है प्यूरिन और पायरिमिडीन के बीच में। आपसे ये भी पूछा जाएगा कि व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन प्यूरिन्स एंड पायरिमिडीन्स, 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। आपको क्या करना होता है सो भी सुनेंगे ध्यान से। हम लोग बोलते हैं प्यूरिन्स कंटेन 2 heterocyclic rings while pyrimidine contain only 1 heterocyclic ring। पहला डिफरेंस। दूसरा, purines are adenine and guanine while pyrimidines are thymine, cytosine and uracil। दूसरा डिफरेंस। थर्ड, और जिसको मैं बोल सकती हूँ कि सबसे फर्स्ट यही होता है, जब आप एडेनिन और गुआनिन लिखते हैं तो वहां पे आपको एडेनिन और गुआनिन जो है ये बनाना भी होता है। और ये बहुत आसान है, हर एक स्ट्रक्चर को याद करने का एक ट्रिक होता है। मैंने 11th में भी बताया था आपको, जब 11th में भी मैं आपको पढ़ा रही थी बायोमोलिक्यूल्स, मैंने वहां भी एक स्ट्रक्चर का मैं आपको डेमो के तौर पे सिखा देती हूँ कि आपको याद कैसे करना है, ठीक है। और बहुत ही आसान है, इसको इजी वे में ऐसे करके आप लोग भी याद रख सकते हैं। हर एक स्ट्रक्चर को याद करने का ट्रिक होता है। देखिए, जैसे आप जब अपने 11th के बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर में देखेंगे, बायो की बात मैं कर रही हूँ, केमिस्ट्री में भी हालांकि आपको दिया हुआ है, जाके टर्न करेंगे आपको दिख जाएगा, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर आपके पास है, थोड़ा ये ब्लर है, दूसरा हम लोग निकालते हैं जो क्लियर हो। सेम यही पेज जो है आपके पास यहाँ अवेलेबल है, आपकी बायो की बुक में बिल्कुल यही है। ओल्ड एनसीईआरटी की बुक में पेज नंबर 145 है, न्यू बुक थोड़ा कॉम्प्रेस्ड होने की वजह से पेज नंबर्स चेंज हो गए हैं, बट ये पेज तो कोई हटा नहीं सकता, ये तो है ही है, ठीक है। चलिए और जूम करती हूँ, एडेनिन की बात कर रहे हैं तो ये हमने करा सुपर जूम इसका, ठीक है। अब मैं आपको एक का ट्रिक बता रही हूँ, इस एडेनिन की बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। देखिए, ये है एडेनिन, सिर्फ इसके ऊपर फोकस करेंगे, सब याद करना आसान है, सुपर इजी है, ठीक है। बच्चों को मैं कहती हूँ जब एडेनिन का स्ट्रक्चर बनाना है, ठीक है, पहले, अच्छा मैथ्स में जिसके 6 कॉर्नर्स होते हैं क्या बोलते हैं उसको? उसको क्या बोलते हैं? हेक्सागोन बोलते हैं, ठीक है। सबसे पहले आप एक क्या, जैसे बेंजीन रिंग बनाते हैं तो बनाते बनाते आपके प्रैक्टिस में आपको याद है, कोई नई बात नहीं है इसमें, ठीक है। सबसे पहले आपको क्या करना है, एक हेक्सागोन बनाना है और एक आपको पेंटागोन बनाना है, ठीक है। जब आपने ये बनाया और ये आपने जब ड्रॉ करा, उसके बाद क्या करेंगे, हेक्सागोन के हेड पे NH2 बिठाएंगे। हेक्सागोन के हेड पे क्या बिठा दिया आपने? एमिनो ग्रुप बिठा दिया, ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है, देखिए एक गैप दे देना, 1 गैप 1 नाइट्रोजन, 1 गैप 1 नाइट्रोजन, 1 गैप 1 नाइट्रोजन, 1 गैप 1 नाइट्रोजन। ये एक ट्रिक है, और ये इतना बढ़िया ट्रिक है एडेनिन को याद करने का कि आपकी केमिस्ट्री की बुक में ये जो पेंटागोन है इसको इस साइड दिया है, तो बच्चे को मैं कहती हूँ कि जिधर साइड आपको पेंटागोन दिखेगा, अभी आपको पेंटागोन किधर दिख रहा है, राइट साइड में, तो आपको इस डायरेक्शन में चलाना है। अगर इसको इधर बैठेंगे तब भी सेम पैटर्न फॉलो होगा, गैप नाइट्रोजन, गैप नाइट्रोजन, गैप नाइट्रोजन, फिर इसके बॉन्ड्स फुलफिल कर देंगे। देखिए एडेनिन का स्ट्रक्चर याद हो गया सबको? यस और नो, याद हुआ? एडेनिन का स्ट्रक्चर है ना,
तो ये ना छोटे छोटे ना ट्रिक्स हैं सबको याद करने के, तो कोई बहुत हैरेसिंग चीज नहीं है। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है तो आपको पता है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को याद करने का एक ही तरीका है कि आपको उसको प्रैक्टिस में लाना पड़ेगा। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना परफेक्शन आएगा आपके अंदर। और नीट के एग्जाम में तो इस पे इतने क्वेश्चंस पूछे गए हैं कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। सीधा आपको क्या कर दिया जाएगा, ये सारे ऑप्शंस आपको ए बी सी डी करके दिया, बच्चे को पता ही नहीं तो क्या मार्क करे वो, आपको सीधा लिख दिया जाएगा आइडेंटिफाई साइटोसिन। तो भाई आपको पता होगा तभी तो आइडेंटिफाई करेंगे, नहीं पता होगा तो वहां पे तो मारते रहिए बैठे बैठे। ठीक है। और थायमिन और यूरासिल के बारे में हम लोग बात कर, सबका ट्रिक है। तो यहाँ पे देखिए हेड पे इसके क्या है, डबल बॉन्ड के साथ यहाँ पे ऑक्सीजन बैठा हुआ है दोनों में। साइटोसिन में नहीं है, साइटोसिन में यहाँ है। और ये देखिए इसमें भी कॉमन है, इसमें भी कॉमन है, इसमें भी कॉमन है, इसमें भी कॉमन है। मतलब एक बार बैठ के अगर फुल डे आपने सोचा ना कि हाँ हम सिर्फ इसी के बारे में बैठ के एनालिसिस करेंगे, तो सवाल ही नहीं उठता है कि आपको ये बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर याद ना हो। और हालांकि प्रैक्टिस करते करते वैसे भी आपको याद हो जाएगा। जैसे अभी मैंने आपको एडेनिन का स्ट्रक्चर बताया है, पेपर पे बैठ के बना के देखेंगे बिल्कुल याद होगा। अभी मैंने क्या बोला, उस अभी जो मैं बायो की बुक में बता रही थी उसमें जो पेंटागन था वो राइट साइड में था, अभी यहाँ पे लेफ्ट में गया। अब इसको चेक कीजिए, मैंने क्या बोला, हेड पे बिठाएंगे NH2 है, बिल्कुल NH2 कोई दिक्कत नहीं। फिर देखिए गैप नाइट्रोजन, गैप नाइट्रोजन, गैप नाइट्रोजन, गैप नाइट्रोजन, तब भी तो सही है। किसी भी तरीके से आप देखेंगे, चाहे आप लेफ्ट में कीजिए राइट में कीजिए, घुमा के बनाइए, किसी भी तरीके से बनाइए, हर एक स्ट्रक्चर का ना एक पैटर्न होता है केमिस्ट्री में। उस चीज को आपको क्या करना होता है, प्रैक्टिस करना होता है, जिससे वो क्या होगा, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर तो है ही है बेचारा, सीधा साधा तो स्ट्रक्चर है। आप एक टेक्निक फॉलो करेंगे आपको तुरंत याद हो जाता है, कहीं की कोई दिक्कत ही नहीं है ना। यही सेम चीज जो है उसको फॉलो करते हुए आपको इसमें आगे बढ़ते जाना है। ठीक है। इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे, और स्क्रीनशॉट नहीं भी लेंगे, आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बुक में आप देखेंगे आपका बना हुआ है सारा स्ट्रक्चर। ठीक है। उस बुक में भी आप देखेंगे ये सारे स्ट्रक्चर जो है ये बने हुए हैं। चलिए हो गया, स्क्रीनशॉट ले लिया सबने। यस सर, यस मैम। देखिए किसी भी चीज को स्टडी करना तब आसान होता है ना जब आप उसके बारे में इमेजिन कर रहे हैं। ये वाटसन एंड क्रिक है। अभी मैं आपको ये चैप्टर नहीं पढ़ा रही होती अगर इन्होंने ये नहीं बताया होता कि जो डीएनए का स्ट्रक्चर है वो डबल हेलिकल है। और यहाँ भी ये एक्चुअली डीएनए के स्ट्रक्चर को ही समझने के लिए इन्होंने इतना बड़ा मॉडल जो है ये बना के इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करी है। ठीक है। तो सवाल ये उठता है कि अगर आप यहाँ पे वाटसन क्रिक का नाम सुन रहे हैं तो आपको क्या करना है। इसमें आपको बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे जाते हैं। तो आपको ये भी याद रखना है कि वाटसन एंड क्रिक ही थे जिन्होंने डबल हेलिकल मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए को प्रपोज करने का काम किया है। मतलब इन्होंने सबसे पहले बताया। जैसे कैसे, जब आप केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो केमिस्ट्री में आपने सीखा था कि जो बेंजीन का स्ट्रक्चर है, ठीक है, तो बेंजीन को ना लोग बहुत दिन तक समझ ही नहीं पाए कि बेंजीन का स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो लोग क्या करते थे, अब उसको बनाने की कोशिश करते थे। जैसे कैसे आप कार्बन रिलेटेड कोई भी स्ट्रक्चर बनाते हैं, जैसे नॉर्मली आप करते हैं ना ऐसे, जैसे मैं यहाँ पे इथाइल अल्कोहल लिखूं तो मैंने यहाँ पे लिख दिया एज फॉर एग्जाम्पल C2H5OH। मैं आपको एग्जाम्पल दे रही हूँ। तो लोग क्या करते थे, इसी तरीके से ना वो एक स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश कर रहे थे, तो समझ ही नहीं आ रहा था किसी को कि भाई क्या होगा, किस तरीके से होगा, क्या होगा, किस तरीके से होगा।
तो बोला नहीं जाता है किसी चीज को अगर आप लगातार सोचते रहते हैं तो फिर वहां भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो यूनिवर्स का काम करता है, ठीक है। तब उन्होंने सपने में क्या देखा, फैराडे साहब ने जिन्होंने देखा इसको बेंजीन को, उनको सपने में दिखा। समझिए ये मतलब सोचने वाली बात है, लोग कहते हैं हमें बिलीव नहीं होता, बट ये सच्चाई है। उन्होंने क्या देखा कि एक स्नेक है, एक क्या है, एक स्नेक है ऐसे, और वो स्नेक जो है वो क्या कर रहा है, वो अपने ही टेल को यहाँ पे खाने की कोशिश कर रहा है। ऐसा होता नहीं है, ठीक है। मतलब मैं एक सपना बता, सपने में तो बंदा कुछ भी देख सकता है, आप देखते हैं हम आसमान में उड़ रहे हैं, ऐसा होता तो नहीं है। तब उन्होंने बोला भाई हम, मैं तो इतने दिन से कोशिश कर रहा हूँ, मैंने ये क्यों नहीं बना के देखा कि जो इसका स्ट्रक्चर है उसको हम एक यहाँ पे कैसा दे दें, साइक्लिक फॉर्म दे दें। तब जब इन्होंने साइक्लिक फॉर्म यहाँ पे बनाने की कोशिश करी, तब जाके इनसे क्या सॉल्व हुआ, बेंजीन का स्ट्रक्चर। बोले अच्छा, इसलिए इतने दिन से सॉल्व नहीं हो रहा था। C6H6 तो सबको पता था, स्ट्रक्चर नहीं बता पा रहा था कोई। तो डीएनए है, जेनेटिक मटेरियल है, जेनेटिक मटेरियल है, हंगामा तो बहुत दिन से चल रहा था। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है, क्योंकि जब बच्चे याद करते हैं तो कहते हैं ठीक है बता दिया इन्होंने डबल हेलिकल स्ट्रक्चर, कोई दिक्कत नहीं, कोई बात नहीं, हमें पता चल गया। लेकिन जो यहाँ पे इन्होंने डबल हेलिकल स्ट्रक्चर जो यहाँ पे बताया इन्होंने, तो उसकी वजह से डीएनए रिलेटेड आप जितनी पढ़ाई कर रहे हैं यहाँ पे, सब कुछ उसी की वजह से क्लियर। आपको कैसे पता चलता, अब जैसे देखिए जो मैंने आपको पेज 1 यहाँ पे शो करके मैंने आपको डीएनए का स्ट्रक्चर दिखाया, ठीक है, ये रहा डीएनए का स्ट्रक्चर। तो अभी आपको ये पता चला कि हाँ भाई ठीक है, यहाँ पे आमने सामने फेस करके जो बैठे हैं, दीज आर नाइट्रोजनस बेसिस। नाइट्रोजनस बेसिस ने ही दोनों स्ट्रैंड को सच्चाई से अगर बात करें तो जोड़ के रखा हुआ है। नाइट्रोजनस बेसिस ने हाइड्रोजन बॉन्ड बना के इनको जोड़ के ऐड करके रखा हुआ है। आपको कैसे पता चलता कि यहाँ पे नाइट्रोजनस बेसिस ने हाइड्रोजन बॉन्ड बना रखा है, फिर बैकबोन जो है वो शुगर फॉस्फेट ने बना के रखा, आपको तो नहीं पता चलता। तो पता कब चला, जब वाटसन क्रिक ने यहाँ पे डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए प्रपोज करने का काम किया, और जिसकी वजह से इनको 1953 में नोबेल प्राइज भी दिया गया, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर इनको बनाने के लिए, बताने के लिए। और साथ में मिलके ये क्या कर रहे थे, इसके अब आपको खुद ही यहाँ पे दिख रहा होगा, इतना बड़ा सा मॉडल बना के। अब सोचिए इसमें कितनी मेहनत लगी होगी, जैसे यहाँ पे ये इसको एनालाइज करने का काम करना है। तो ऑब्वियस है कि पूरा प्रॉपर समझना, उसको बताना कैसे किस तरीके से जुड़े जुड़े हुए हैं, कैसे किस तरीके से उसका बैकबोन जो है वहां पे प्रेजेंट है, बैकबोन यहाँ पे अवेलेबल है। तो बस एक लाइन इनके बारे में लिखूंगी मैं। डबल हेलिकल model of DNA was first postulated by Watson and Crick. इसके बाद लिख लीजिए Watson and Crick got Nobel Prize in 1953 for डबल हेलिकल मॉडल ऑफ डीएनए। ठीक है, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं किसी को, क्लियर है बिल्कुल? यस मैम। असाइनमेंट क्वेश्चंस करते चलिए फटाफट।
mention the most abundant genetic material in nature। पता है आपको डीएनए आरएनए एक दो ही में से एक आंसर है ना? डीएनए इज द मोस्ट abundant genetic material। Next, which nitrogenous base is present only in DNA? थाइमिन कॉपीराइटेड है इसके लिए, और आपको आरएनए में कभी भी देखने को नहीं मिलेगा। हो गया ये? इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे। Yes, ma'am. थर्ड क्वेश्चन मैं यहाँ पे कर रही हूँ, मेंशन द फर्स्ट इवॉल्व्ड जेनेटिक मटेरियल इन नेचर। अब आंसर चेंज हो जाएगा, आरएनए हो जाएगा। और फोर्थ क्वेश्चन मैं यहाँ पे कर रही हूँ, विच नाइट्रोजनस बेस प्रेजेंट ओनली इन आरएनए, और आंसर यूरासिल हो जाएगा। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। Yes, ma'am. Who proposed double helical structure of DNA? वाटसन एंड क्रिक का नाम याद रखेंगे। Then mention type of sugar in DNA. Deoxide. Deoxyribose sugar. Mention the bonds between all nitrogenous bases। अब एक चीज देखिए, ये क्वेश्चन जो मैं आपको सिखा रही हूँ, हालांकि आपका सीखा हुआ है, वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में इससे बहुत सारे क्वेश्चंस भी करवाऊंगी और आगे कुछ कॉन्सेप्ट्स भी करेंगे हम लोग। देखिए अभी अभी आपने जो 4 नाइट्रोजनस बेस सीखा, उसमें 4 नाइट्रोजनस बेस में आपने क्या देखा? एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थाइमिन, अगर हम डीएनए की बात करें। और आरएनए में क्योंकि आरएनए डबल स्टैंडर्ड नहीं होता, आगे जाके बायोटेक में आप पढ़ेंगे कि उसको डबल स्टैंडर्ड बनाया जाता है लैब में, अगर आपको कभी इंटरफेरेंस करना हो आरएनए के एक्सप्रेशन को तब। ऐसे नॉर्मली अगर आप देखने की कोशिश करें तो कभी भी आपको नहीं नजर आएगा आरएनए डबल स्टैंडर्ड, नेचर में तो हालांकि होता ही नहीं। तो यहाँ पे जो चीज आपको याद रखनी है वो ये है कि जब कभी भी नाइट्रोजनस बेसिस को आप एनालाइज करने का काम करेंगे
तो ये बिल्कुल मानी हुई बात है। यहाँ पे बॉन्ड उतना अच्छा नहीं दिख रहा, दूसरा इमेज में आपको शो करती हूँ। ये मानी हुई बात है कि एडेनिन के साथ थाइमिन जो है वो हमेशा डबल हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ा होगा, और साइटोसिन के साथ गुआनिन जो है वो हमेशा ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ जुड़ा होगा। हमेशा ये मानी हुई बात है कि एटी के बीच में डबल हाइड्रोजन बॉन्ड होगा, और जीसी के बीच में या सीजी के बीच में क्या होगा, ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो प्रेजेंट होता है। मैं लिख देती हूँ, उसको मेंशन कर देती हूँ, जब भी ये दोनों आपस में बॉन्ड बना के रहते हैं। देखिए, तो आपको यहाँ पे क्या नजर आ रहा है, ये क्या है, एडेनिन है पिंक कलर का, थाइमिन है ग्रीन कलर का। तो यहाँ जो हाइड्रोजन बॉन्ड है ये डबल हाइड्रोजन बॉन्ड है, ठीक है। ए और टी के बीच में क्या है, यहाँ पे डबल हाइड्रोजन बॉन्ड है, और सी और जी के बीच में यहाँ पे क्या है, ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड है। तो यही मैंने क्वेश्चन पूछा, मेंशन द बॉन्ड्स बिटवीन ऑल नाइट्रोजनस बेसेस, मतलब आपको यहाँ पे सारे जो नाइट्रोजनस बेसेस है उनके बीच में आपको बॉन्ड समझ आता है या नहीं आता है। तो आंसर में मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, इन डीएनए एडेनिन ऑलवेज, मतलब इसमें कोई चेंज आप कर ही नहीं सकते हैं, एडेनिन ऑलवेज बाइंड्स विथ थाइमिन बाय डबल हाइड्रोजन बॉन्ड while अब देखिए इसको क्या चेंज करना है, while cytosine always binds with गुआनिन हो जाएगा यहाँ पे। बाय डबल को ट्रिपल कर देंगे, ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड्स। इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और ये स्ट्रक्चर जरूर बना लेंगे अपने नोटबुक में, जो बॉन्ड्स का स्ट्रक्चर है। हो गया डन। देन लिखेंगे गिव द टर्म फॉर viruses that contain RNA as genetic material। रेट्रोवायरसेस पहले भी कर रखा है आपने क्वेश्चन। नाइन्थ क्वेश्चन, डिफरेंशिएट between purine and
पाइरिमिडीन आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये 3 मार्क्स का या 2 मार्क्स का क्वेश्चन होगा, ठीक है। और 10th क्वेश्चन, डिफरेंशिएट बिटवीन डीएनए एंड आरएनए। ये मैंने आपको लिखवाया जरूर है, लेकिन आपको इसको बिना देखे हुए लिखना है। एक बार रिकॉल करने की कोशिश करेंगे कि मैंने आपको जितने पॉइंट्स बताए हैं उसमें से कहीं कुछ लिखने समझने में दिक्कत तो नहीं आ रही है। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं किसी को? यस मैम। और इस चैप्टर में एक चीज है जो मैं आपको बता रही हूँ, यहाँ पे कोई भी एक्स्ट्रा एडिशनल जो है यहाँ पे कॉन्सेप्ट नहीं बीच में इंसर्ट करेंगे अपनी तरफ से। बहुत सारा डिस्क्रिप्शन इस चैप्टर में ऐसा है जो बुक में, हाँ, कॉम्प्रेस्ड फॉर्म में है, नो डाउट सारी चीजें यहाँ पे अवेलेबल है, बट बहुत सारी चीजें हैं जिसमें स्टेप्स मिसिंग हैं। जैसे रेप्लिकेशन के स्टेप्स प्रॉपर आपकी एनसीईआरटी बुक में अवेलेबल नहीं है, जो मैं बताऊंगी आपको। और ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट्स आपकी एनसीईआरटी बुक में नहीं है। और दूसरी बात ये है, सारे टॉपिक्स जो है उनकी बहुत ज्यादा शफलिंग हो रखी है, मतलब एक सीरीज जैसे होना चाहिए था वैसे उस तरीके से यहाँ पे आपको नहीं बताया गया है। तो अपना ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, मैं आपको जितना करा रही हूँ उतने से नीट में आपका सिलेक्शन जरूर हो जाएगा, और इतने के अंदर से ही आपके सारे क्वेश्चंस जो है वो आने वाले हैं। बस मुझे इतना चाहिए कि जब इस चैप्टर के एंड होने के बाद मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं तो हर एक बच्चे को इसका जवाब आना चाहिए, क्योंकि इस चैप्टर को समझाने में मेरी बहुत मेहनत जाती है। मैंने आपको बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करा। ये देखिए आज की क्लास में मैंने आपको 11th क्लास का पढ़ाया है, क्योंकि काफी बच्चे नए हैं और बच्चों को 11th में भी बायोमोलिक्यूल्स से बहुत डर लगता है, और इस क्लास में 12th में भी बच्चों को इसी चैप्टर से डर लगता है। तो मैंने आपको जीरो से स्टार्ट किया है, तो आई होप कि आप सारी मेहनत के ऊपर पानी फेरने का काम नहीं करेंगे। एक्स्ट्रा एडिशनल आपको नहीं, आप पता चला मोटी मोटी किताबें लेके बैठ गए हैं, अनस्टड क्वेश्चन कर रहे हैं, और जो मैंने आपको बेसिक पढ़ाया है वो आपको पता ही नहीं है। वो काम नहीं करना है आपको। मैंने जितना सिखाया है आज की क्लास में उसको याद करके रखना। आप बहुत इंटेलिजेंट है, उतने से ही फिर आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, एक भी एक्स्ट्रा एडिशनल, इवन अगर मैं बोलूँ आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन तक करने की जरूरत नहीं है, तो बिल्कुल सही बात है। आपको उतना ही करना और सीखना है जितना मैं अपनी क्लास में बता रही हूँ। मैं आपको मोर देन एनफ बताऊंगी इस चैप्टर में, ठीक है? समझ आया सबको?